हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन अनअकैडमी सेंटर। बेटा, जैसा कि आपके का जो टॉपिक चल रहा था, हमारा चल रहा था जो प्रीवियस जो लेक्चर हम लोग पढ़े थे, हमारा जो टॉपिक था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। बेटा, इसमें 2 लेक्चर हमने आपको इस तरीके से दे चुके थे। ये तीसरा लेक्चर है हमारा। ठीक है, तो जैसा कि इस तरीके से हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये लेक्चर अच्छे से सिस्टमेटिक करिए, देखिएगा लेक्चर 3 है और क्या कहते हैं पार्ट 2। हाँ, एक ही लेक्चर हुआ है, यस, ये सेकेंड लेक्चर है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम लोग पढ़ चुके थे क्या चीज, जेनेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में हम पढ़ चुके थे, मैटर पढ़ चुके थे। मैटर क्या होता है, थोड़ा सा रिवाइज कर लो पिछला लेक्चर तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, हालांकि अगर हम डिवाइस की बात करें तो उसमें सारी चीजें इंक्लूडेड है, हमने प्रीवियस लेक्चर में आप जाके देख सकते हो। तो उसमें हमने बात किया था कि जो हमारे साइंटिस्ट की बात चल रही थी, एक साइंटिस्ट थे हमारे डोबेरेनर, जिन्होंने क्या दिया था, लॉ ऑफ ट्रायड। उसके बाद हम साइंटिस्ट की बात किया था तो आए थे चैनकॉर्टोइस साहब की बात किया था, तो उन्होंने सिलेंड्रिकल टेबल दिया था। उसके बाद एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बोले तो न्यूलैंड, उन्होंने दिया था लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक, उसके बाद 2 साइंटिस्ट और आए थे जिनका नाम था लोदरमेयर और मेंडलीव। ठीक है, लोदरमेयर और मेंडलीव, उनके बारे में भी हम लोग बात किए थे। फिर मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल आई थी, उसमें बहुत सारी चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया था, ये प्रीवियस लेक्चर में इंक्लूडेड है। ये इसलिए बोल रहा हूँ जिससे कि आप प्रीवियस लेक्चर को इस लेक्चर से कनेक्ट कर सको। ठीक है, लेकिन जितने भी साइंटिस्ट थे सब लोगों ने यही कहा था कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। ठीक है, वो सब लोगों ने एलिमेंट को एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग क्या किया था, अरेंज किया था एलिमेंट को उनके पीरियोडिसिटी के ऑर्डर में, या ऐसे बोल सकते हो कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। ठीक है, अब हम एक साइंटिस्ट के नेक्स्ट आगे बात करेंगे, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बारे में बात करेंगे, द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। यानी मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है, मॉडर्न यानी आज की जो हमारी पीरियोडिक टेबल जो हम लोग पढ़ते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक, आइए मॉडर्न modern periodic law and the present form of periodic table. कह रहे we must bear in mind that when Mendeleev developed his periodic table, chemists कह रहा है कि know nothing about the internal structure of atom। यानी जब मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल आई थी तब हमारे एटम के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी नहीं थी। ठीक है, तो उसके बाद एक साइंटिस्ट आए। ठीक है, ये 19 बोले तो 19 सेंचुरी के बिगिनिंग की बात है। एक साइंटिस्ट है जो कि 1913 में एक है, ये है कौन, मोजले साहब हैं। इन्होंने क्या देखा, रेगुलरिटीज इन द कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे स्पेक्ट्रा ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, यानी किसी भी एलिमेंट के एक्सरे स्पेक्ट्रा को का इस्तेमाल करके उनके कैरेक्टरिस्टिक में रेगुलरिटी के बारे में देखा। तो उन्होंने क्या किया, मतलब मोजले साहब ने क्या किया, ए प्लॉट ऑफ रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी where nu is the frequency of X-ray emitted against the atomic number and gave a straight line graph not with plot of root of frequency with atomic mass। यानी ये बात, ये मैं कहना क्या चाहता हूं, यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे इन्होंने कहा कि अगर हम बात करें, एक ग्राफ ड्रा करें रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी का और एटॉमिक नंबर का, तब तो ये हमारा कैसा आएगा ग्राफ, स्ट्रेट लाइन आया। कैसा आया, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया। और अगर मैं यहाँ पे रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी के रिलेशन में और हम एटॉमिक नंबर, यानी कोई भी अगर एलिमेंट है मान लीजिए तो ये एटॉमिक नंबर है, ये हमारा मास नंबर, ये बात जान लीजिए। तो इन्होंने देखा, कौन, मोजले साहब ने देखा कि जो हमारा रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी और हमारा क्या है जेड बोले तो एटॉमिक नंबर के बीच में ग्राफ जब ड्रा किया तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया। और जब रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक मास के बीच में ग्राफ जब ड्रा किया तो ये हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं आया। ठीक है, अभी इसके स्ट्रेट लाइन ग्राफ ना आने की वजह से मोजले साहब ने कहा कि जो मेंडलीव साहब ने जो अपना लॉ दिया था, फर्स्ट पीरियोडिक लॉ जो दिया था, क्या था वो, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। वो एटॉमिक वेट नहीं, वो एटॉमिक नंबर है। समझ में आई बात? तो यहीं पर इसके आगे हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे। और इसको प्रूव किसने किया, मोजले साहब ने। बातें समझ में आना चाहिए। मोजले साहब ने क्या बताया, हमने एक्सरे स्पेक्ट्रा, किसी भी एलिमेंट के एक्सरे स्पेक्ट्रा का इस्तेमाल करके उनके
प्रॉपर्टीज में यानी करैक्टरिस्टिक में रेगुलरिटी देखा, जिसके हिसाब से उन्होंने क्या देखा कि जब हम रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी लेकर के एटॉमिक नंबर के बीच में ग्राफ ड्रा करते हैं बच्चे, तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक मास में या एटॉमिक वेट में ऐसे बोल सकते हो, अगर ड्रा किया तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं आया। इससे ये प्रूफ हो गया कि जो मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होती है किसी भी एलिमेंट की, वो एटॉमिक नंबर होता है, ना कि एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास। ठीक, इस वजह से एक नया लॉ आ गया, कह रहा है एटॉमिक नंबर इज द मोर फंडामेंटल, साफ साफ लिखा हुआ है एटॉमिक नंबर जो होता है वो मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है किसी भी एलिमेंट का देन इट्स एटॉमिक मास, जैसा कि हमने अभी यहाँ पे बोला था। उसके बाद जो मेंडलीव पीरियोडिक जो लॉ आया था उसको क्या किया गया, मॉडिफाई किया गया। देखो लिखा है यहाँ पे साफ साफ, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो है ये मेंडलीव लिखा हुआ पीरियोडिक लॉ वाज देयरफॉर कह रहा है अकॉर्डिंगली मॉडिफाइड, इनके अकॉर्डिंग यानी मोजले साहब के अकॉर्डिंग हमारे जो मेंडलीव का लॉ था उसको मॉडिफाई किया गया। दिस इज नोन एज मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, अगर कहा जाए मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किसने दिया तो मोजले साहब का नाम आएगा, समझ में आई। और खाली सिर्फ कहा जाए पीरियोडिक लॉ किसने दिया सबसे पहले तो कहोगे मेंडलीव साहब ने। और कहा जाए कि बोले तो एलिमेंट के क्लासिफिकेशन को इनिशिएट किसने किया तो क्या बताओगे, डोबे रेनर साहब। तीन चीजें हैं, तीनों क्वेश्चन भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ये बच्चा बहुत गलत करता है। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है किसने दिया, एक तरीके से मोजले साहब ने मॉडिफाई किया कौन से लॉ को, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ को। और इसमें क्या था पॉइंट, जैसे वहां पर हम लोग पढ़ते थे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट, वहां एटॉमिक वेट था, यहां पर एटॉमिक नंबर है। बस देखो लिखा होगा फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट और पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, यानी इस एटॉमिक नंबर पर हमें इस तरीके से फोकस करना है। वहां पे मेंडलीव वाले में एटॉमिक मास था या एटॉमिक वेट बोल सकते हो, यहां बच्चे क्या है, एटॉमिक नंबर। ठीक है, इसका मतलब ये बात कंफर्म हो गई कि जो भी एलिमेंट है वो पीरियोडिसिटी यानी जो हम लोग एलिमेंट को अरेंज करते हैं बोले तो पीरियोडिक टेबल में या किसी भी प्रॉपर्टी के बारे में बात किया जाए, पीरियोडिसिटी के बारे में बात किया जाए तो वो किसके अकॉर्डिंग आता है, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग आता है, ना कि एटॉमिक मास। ठीक, अब हम बात करते हैं द पीरियोडिक लॉ रिवील्ड इंपॉर्टेंट एनालॉजीज अमंग द 94 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट, यानी जो पीरियोडिक लॉ जो है इसकी वजह से ये प्रमाणित हो गया कि जो 94 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट है उसके अंदर बहुत सारी एनालॉजीज है, मतलब सिमिलरिटीज है। जैसे अगर हम बात करें बच्चे, दो एलिमेंट हमारा कौन, नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम की बात किया जाए और एक्टिनियम और प्रोटैक्टिनियम की बात किया जाए, ये सारे के सारे दोनों यानी चारों की बात किया जाए, पिच ब्लेंड एक हमारा कौन होता है, ओर ऑफ यूरेनियम, ये यूरेनियम का ओर होता है। ठीक है, जो कि हमारा यूरेनियम के ओर यानी पिच ब्लेंड में ये लोग पाए जाते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इन लोगों में सिमिलरिटी है, तभी तो इस तरीके से U3O8 एक हमारा पिच ब्लेंड, एक हम पेज यहाँ पे ऐड कर लेंगे तो आपको समझ में आएगा मैं कहना क्या चाहता हूं। सुनिएगा, हमने कहा कि जो हमारा U3O8 है, U3O8 क्या है, ये हमारा पिच ब्लेंड है, ये हमारा बच्चे क्या है, पिच ब्लेंड है। ये है कौन, ये है हमारा ओर क्या चीज होती है, ओर ऑफ क्या लिखोगे, यूरेनियम। ये हमारा यूरेनियम का क्या होता है बच्चे, ओर होता है, अयस्क होता है, इस तरीके से बोल सकते हो। ठीक है, और इसमें हमने कहा जो पिच ब्लेंड में नेपच्यूनियम की बात कर सकते हो, प्लूटोनियम की बात किया जाए, और हमने क्या बताया, एक्टिनियम एंड क्या बताया था, प्रोटैक्टिनियम की बात कर सकते हैं। ये सब हमारे कौन से हैं, एफ ब्लॉक के एलिमेंट हैं, एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। ये सब हमारे कहां पर पाए जाते हैं, किस फॉर्म, मतलब ये सब हमारे किसमें, पिच ब्लेंड में पाए जाते हैं। और ये पिच ब्लेंड का फॉर्मूला होता है, सॉरी फॉर्मूला बोल सकते हो। और ये हमारा ओर है किसका, यूरेनियम का। तो आपको क्वेश्चन एनसीईआरटी की थोड़ी लैंग्वेज में थोड़ी दिक्कत रहती है, आप थोड़ा परेशान मत होइएगा, मैं बहुत सिंप्लीफाई करके आपके सामने एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा हूं, जबकि एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइनें पढ़ रहा हूं लेकिन मैं एक्सप्रेस अपने लफ्जों में कर रहा हूं। सुना आपने, तो मैंने कहा कि पिच ब्लेंड U3O8 है बेटा, ये हमारा ओर ऑफ यूरेनियम है।
जो कि हमारा नेचुरली अकरिंग एलिमेंट कौन, नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम, जो कि हमारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। ये सब हमारे, बात समझ में आया, ये ए ब्लॉक के एलिमेंट है, ये सब हमारे यहां से निकाले जाते हैं एक तरीके से। अच्छा, एक बात तुम्हें थोड़ा सा आ गया, और व्हाट इज और? और क्या होता है बच्चे? और को समझने के लिए थोड़ा सा मैं एक पेज और ऐड करूंगा, क्योंकि बात आ गई तो समझाना जरूरी है, ठीक है। अब हमारा अगर कोई नेचुरली अकरिंग एलिमेंट होता है, नेचुरली ऐसे बोल सकते हैं, अकरिंग सब्सटेंस, ठीक है, कोई भी नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस हो, ठीक है, जहां से किसी भी एलिमेंट का एक्सट्रैक्शन किया जा रहा हो, किसी भी एलिमेंट का एक्सट्रैक्शन किया जा रहा हो, बात समझ में आया, तो उस नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस को बोलते हैं क्या बच्चे? उसको बोलते हैं हम लोग मिनरल। यस, सही लिखा था हमने। क्या बोलते हो उसको? मिनरल बोलते हो। बहुत शॉर्टकट में, क्योंकि मेरे सिलेबस में नहीं है बच्चे, ठीक है, खत्म हो गया है, लेकिन वर्ड आया तो बताना जरूरी है। ये मिनरल होता है, सुना आपने? कोई भी नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस जहां से किसी भी मेटल का, जैसे बात कर सकते हो, या किसी एलिमेंट का एक्सट्रैक्शन किया जाता है, जैसे गोल्ड हुआ, आयरन हुआ, कॉपर हुआ, है ना भाई, और इस तरीके से सो मेनी टाइप ऑफ एलिमेंट अगर एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो ऐसे नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस को क्या बोलते हो बच्चे? मिनरल। लेकिन वही मिनरल जहां से अगर हम क्या करें, कम खर्चे में, बात समझ में आया, यानी प्रॉफिटेबल तरीके से, प्रॉफिटेबली अगर हम बात करें, तो इस तरीके से अगर बात किया जाए, और बहुत ही आसानी से, ठीक है, अगर हम किसी एलिमेंट का एक्सट्रैक्शन करते हैं, तो उसी एलिमेंट मिनरल को हम क्या नाम दे देते हैं? ओर। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ओर, जितने भी ओर होते हैं वो हमारे मिनरल होते हैं। बात समझ में आया? यानी बहुत आसानी से, प्रॉफिटेबली कहने का मतलब कम कास्ट आए, बड़े आसानी से हम किसी भी नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस से एलिमेंट का अगर एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं, तो उसी नेचुरली अकरिंग एलिमेंट जिसे मिनरल बोलते थे, उसको मिनरल ना बोल करके हम क्या बोलेंगे बच्चे? ओर। यानी एक लफ्ज हमारे दिमाग में यहां पर आ गया कि अगर हम बात करें, तो यहां पे देखोगे एक लफ्ज मैं लिखना चाहता हूं, आल और आर, क्या लिखोगे? मिनरल। जितने भी और होते हैं वो हमारे क्या होते हैं बच्चे? मिनरल। बट आल मिनरल, अब ये वर्ड याद आ गया तो मैंने बता दिया, ऑल मिनरल्स आर नॉट क्या चीज? और। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्यों? क्योंकि और तो मिनरल है ही है, लेकिन सारे मिनरल और नहीं होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने आपको बता दिया। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? इसलिए क्योंकि हमारा एक चैप्टर है बेटा मेटलर्जी, जो कि मेरे सिलेबस में अभी तक था, लेकिन अब इसको हमें इस तरीके से निकाल दिया गया है नीट के सिलेबस से। इस वजह से थोड़ी बातें कर लेते हैं। हो सकता है ये बहाना बनाएं कि देखो मैंने मिनरल और की बात तो किसी दूसरे चैप्टर में तो की है, तो वो चैप्टर तो तुम्हें पढ़ने को मिला, लेकिन अब हमने तो इस तरीके से सिलेबस में से जरूर हटाया, लेकिन ये कहीं ना कहीं तो था। इस डर से हमने थोड़ी सी बातें आपको कर लिया, जिससे कि सारी बातें कंप्लीट हो जाए। हालांकि मैं अपने रास्ते से डेविएट हो चुका हूं। क्यों? क्योंकि मेरा बीच में कुछ इस तरीके की बातें आ गई थी, तो इसलिए हमने आपको समझा दिया। ठीक, और से मैं इतना लंबा चौड़ा बात चला गया। ठीक, अब इसमें कुछ इस तरीके का कुछ है नहीं, इसको सीधा सीधा हम आगे। अच्छा, ये बात कहते हैं कि इट स्टिमुलेटेड, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है इट स्टिमुलेटेड renewed interest in the inorganic chemistry and has carried into the present with the creation of artificially produced short-lived element। कुछ भी है नहीं, कहने का मतलब मेरा ये है कि जो भी हमारे नेचुरली अकरिंग एलिमेंट है उनकी हाफ लाइफ बहुत कम होती है। वो भी एक डिस्कवरी का सब्जेक्ट विषय बन चुका है। कोई मतलब नहीं है इसको पढ़ने का, इसमें कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। जहां कुछ मिलेगा वहीं बात करेंगे बच्चे, फालतू की टाइम वेस्ट मत करो। यू मे रिकॉल दैट एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू न्यूक्लियर चार्ज। ये बात थोड़ा सोचने योग्य चीजें हैं, जिसके बारे में हम लोग थोड़ी बातें करेंगे। कह रहा यू में रिकॉल, तुम रिकॉल कर सकते हो दैट एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ प्रोटॉन। कह रहे आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, लेकिन इसका न्यूट्रल का होना लाजमी है। समझ में आई बात? कह रहे इट इज देन इजी टू विजुलाइज दैट significance of quantum number and electronic configuration in periodicity of element. In fact, it is now recognized that periodic law is essentially the consequence of periodic variation in the electronic configuration, which indeed determine physical and chemical properties of element and their compound. ये सब
इस सब चीजों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेरे जुबान से समझो, क्योंकि ये लोग थोड़ा सा कुछ ज्यादा इस तरीके से बातें करते हैं, कोई मतलब नहीं है। जैसे मैंने कहा था ये कोई एलिमेंट है बेटा, ये हमारा Z है, ये हमारा A है। व्हाट इज दिस? दिस इज द एटॉमिक नंबर। ये हमारा क्या होता है? एटॉमिक मास। ये हमारा क्या होता है? एटॉमिक मास होता है। ये क्या होता है? हमारा एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर को Z से और एटॉमिक मास को कैपिटल A से दिखाते हैं। ये आपको दिख भी रहा होगा इस तरीके से। मुझसे कह रहे हैं कि तुम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ के आए होगे। यस, ठीक है। अब क्या पढ़ के आए हो आप, इस लेक्चर में से कोई लेना देना नहीं है। तो हम लोग बात करते हैं कि अगर आपसे कहा जाए एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चे, तो क्या कहोगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात कर सकते हो, या फिर इसी को बोलते हो न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये प्रोटॉन जो होता है वो न्यूक्लियस में ही पाया जाता है। ठीक है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन हमारा न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन हमारा न्यूक्लियस के बाहर पाया जाता है। तो ये बात हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा। लेकिन बच्चे ये बोल सकते हो कि एटॉमिक नंबर हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर भी हो सकता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बस शर्त ये है कि हमारा जो एटम है बच्चे, वो हमारा एटम क्या होना चाहिए? न्यूट्रल का होना लाजमी है। सुना आपने? तो एक ये टॉपिक हमारा इस तरीके से आ गया। जैसे मैं एग्जाम्पल अगर दे दूं, तो जैसे सोडियम कोई एटम है, मान लीजिए इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो ये 11 एटॉमिक नंबर क्यों है? क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन का जो नंबर है वो हमारा 11 है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का भी नंबर क्या है बच्चे? 11 ही है। इसका मतलब ये बात हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन किसी भी न्यूट्रल एलिमेंट अगर है तो दोनों बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन का नंबर भी एटॉमिक नंबर होता है और प्रोटॉन का नंबर भी एटॉमिक नंबर होता है। लेकिन दूसरी बात अगर मैं ये कह दूं कि कोई मान लीजिए कोई एटम इस तरीके से है जो कि मान लीजिए सोडियम ही है, और सोडियम पर बच्चे क्या लगा है? प्लस साइन लगा हुआ है। जब प्लस साइन लग जाता है तो जैसे ही प्लस साइन लगेगा इसमें नंबर ऑफ, अब इसका हमसे कहा जाए कि एटॉमिक नंबर की बात किया जाए तो यहां पे देखोगे नंबर ऑफ, अगर प्रोटॉन की बात करोगे तो अभी भी ये हमारा क्या है? 11 है। लेकिन अगर आप क्या करोगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर बात करोगे तो ये इलेक्ट्रॉन का नंबर अब बच्चे कितना हो गया? 10। इसका मतलब अब यहीं पर एक क्वेश्चन क्रिएट हो गया कि अगर सोडियम के ऊपर प्लस लगा गया, यानी किसी भी एटम के ऊपर कोई अगर चार्ज अगर आ जाता है, वो चाहे प्लस हो चाहे वो माइनस हो, तब उसके इलेक्ट्रॉन के नंबर में तब्दीली आएगी। मतलब इलेक्ट्रॉन का नंबर ही चेंज होगा बस। ठीक है, प्रोटॉन के नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुना आपने? क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि हमारा, एक बात और बता दूं, ये हमारा न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस। अगर हम बात करें कोई एटम है और एटम के अंदर क्या है? ये न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन पाया जाता है और इलेक्ट्रॉन हमारा इस तरीके से बाहर पाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूक्लियॉन्स की बात किया जाए तो न्यूक्लियॉन्स का मतलब ये हुआ कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन, तो प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर है, तब कभी भी हमारे चार्ज के आने से, चार्ज के जाने से हमारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के नंबर में कोई तब्दीली नहीं आती। क्यों नहीं आती बच्चा? क्योंकि ये हमारा कहां पाया जाता है? न्यूक्लियस में पाया जाता है। इसलिए इसको बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले आयंस, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। ओके, तो ये बातें आपको क्लियर हो जाना चाहिए। इसका मतलब एक क्वेश्चन अगर आपसे कहा जाए, ये क्वेश्चन मेरे जहन में आ गया कि अगर आपसे ये कहूं कि एटॉमिक नंबर किसके बराबर हो सकता है, अगर आपसे ये कहा जाए कि एटॉमिक नंबर मे बी इक्वल टू, अगर कहा जाए किसके बराबर हो सकता है, ये पहला ऑप्शन बच्चे आपको दिया जाए, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, यानी ये कहा जाए इलेक्ट्रॉन के बराबर क्या हो सकता है, सुनिएगा, और अब से कहा जाए प्रोटॉन के बराबर क्या हो सकता है, तीसरा बोला जाए बोथ, चौथा बोला जाए नन, तो कौन सा ऑप्शन लगाओगे? आपको खुद ही समझ में आ गया होगा क्या लगाना है, बोथ। क्यों बोथ लगाओगे? क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा शॉर्टकट तरीके से बनाते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें मे बी इक्वल में, ये दोनों आ गए। क्यों? क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, प्रोटॉन भी हो सकता है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन को हम अगर बेटा चेंज कर दें, क्या कर दें कि ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, जरा सा तब्दीली लाऊंगा, अभी देखना कुछ का क्वेश्चन का आंसर हमारा बदल जाएगा। इसका मतलब ये बात कंफर्म है कि तुम्हें बाखूबी पता होना चाहिए कि वक्त वारदात पर क्या डिसीजन लेना है।
यानी एटॉमिक नंबर जो होगा वो ऑलवेज इक्वल टू, क्या बोलेगा बच्चे, ऑलवेज इक्वल टू, किसके बराबर, हमेशा होगा। अगर इस तरीके का क्वेश्चन अगर पूछा जाए, देखो क्वेश्चन में जरा सा तब्दीली लाया और ऑप्शन को सेम सेम रह रहा हूं, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, और क्या है बच्चे, बोथ है, और क्या है हमारा, नन। तो अब यहां पर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अब यहां पे आप खुद देखो कि प्रोटॉन का नंबर अभी भी 11 है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर तो 11 रहेगा, बोलो भाई। तो प्रोटॉन का नंबर फिक्स है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का नंबर हमारा बदल गया है। इस वजह से इसका जो अगर आंसर बात किया जाए क्या होगा, तो आप क्या कहोगे कि प्रोटॉन के बराबर। देख रहे हैं क्वेश्चन सेम है, बात समझ में आया, थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन में तब्दीली किया, आंसर बदल गया, जबकि ऑप्शन सारे के सारे सेम है। इसका मतलब नीट ऐसा एग्जाम है जिसमें आपको कितना आता है ये मायने नहीं रखता, आपको उस क्वेश्चन में यानी वक्त वारदात पर क्या डिसीजन लेना है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको आप जहन में उठा लो, बैठा लो, समझ पा रहे हो ना, ये बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिलहाल हम लोग एटॉमिक नंबर और इस तरीके से सारी बात कर लिया। अच्छा, अब यहां पर लगे हाथ अगर बात ऐसी हो ही गई तो फिर हमारा यहां पे बात करोगे, आइए हम बात कर सकते हैं, अब मास नंबर भी बात कर सकते हैं, ठीक है, मास नंबर भी बोलते हैं। अगर हम यहां पे बात करें तो इसको एटॉमिक मास बोल रहे थे, एटॉमिक मास बोलते हैं, और इसको मास नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, मास नंबर भी बोलते हैं। अब यहां पे बात आ गई तो इसको भी निपटा लिया जाए, मास नंबर भी बात किया जाए, या फिर एटॉमिक मास भी बोल सकते हो, या एटॉमिक वेट भी बोल सकते हो, बहुत सारे नाम है बच्चे, ध्यान दीजिएगा। एटॉमिक मास भी बोल सकते हो, एटॉमिक वेट भी बोल सकते हो, ठीक है, इस तरीके से कुछ भी बोल सकते हो, जिसको किसको, ए को, यानी मेरा ये एटम था, ये जेड एटॉमिक नंबर था, ये मास नंबर या एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट कुछ भी बोल सकते हो। ये हमारा किसके बराबर होता है, ये होता है टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। अभी मैंने बताया था न्यूक्लियॉन्स का मतलब होता है न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले पार्टिकल का नंबर, यानी ये बात कर सकते हो दिस इट इज इक्वल टू न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने कहा था कि ये हमारा न्यूक्लियस है, एटम है, यहाँ पे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स का मतलब विद्याधनालय, जैसे विद्यालय होता है वैसे न्यूक्लियस प्लस आयंस, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स, ओके। इस तरीके से इसका मतलब हमारे पास एक फार्मूला आ गया, ए इज इक्वल टू क्या होता है बच्चे, जेड प्लस पी, या फिर ए इज इक्वल टू लिख सकते हो, अच्छा जेड प्लस पी नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे यहाँ पे हमारा एन प्लस पी बोल सकते हो, या फिर क्या कहते हैं इस तरीके से यहाँ पर, क्योंकि प्रोटॉन का नंबर तो हमारा जेड होता ही है, तो एन प्लस जेड बोल सकते हो। यानी इस तरीके का एक फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे आ गया, मास नंबर बराबर होता है न्यूट्रॉन का नंबर प्लस प्रोटॉन का नंबर, या फिर बोल सकते हो न्यूट्रॉन प्लस क्या बोलोगे, एटॉमिक नंबर, क्योंकि एटॉमिक नंबर ही तो प्रोटॉन होता है। इस तरीके से सारी बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। हालांकि हम लोगों को एक छोटा सा टॉपिक मिलता है, हम लोग इतनी सारी बातों पर पहुंच गए, ठीक है, ये सब बातें हो चुकी थी, कोई मतलब नहीं है, इसीलिए मैं पढ़ता चला गया। ये लिखे थोड़ा सा थे, हमने पूरी तरीके से इसको कली को फूल बना दिया। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चे। देखो कह रहा है कि न्यूमरस फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल हैव बीन डिवाइज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। देखो समय के साथ जब मेंडलीव साहब की पीरियोडिक टेबल आई, उसके फॉर्म बाद में लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल आई, लेकिन बहुत सारी पीरियोडिक टेबल बीच में भी आई, लेकिन किसी को इतना ज्यादा भाव नहीं मिला, ठीक है। जो आज हम लोग पढ़ते हैं वो हमारी कौन सी है, कह रहे ए मॉडर्न वर्जन। अब सीधा सीधा हम काम की बातें करेंगे, वरना इसमें एनसीईआरटी में थोड़ा सा जरूर थोड़ा सी बातें ज्यादा दी गई होती है, इस वजह से यहाँ पे हल्की सी बातें करना होगा। यहाँ पे देखो भाई, कह रहे ए मॉडर्न वर्जन सो कॉल्ड लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल, ठीक है। जो हम आज पढ़ते हैं मॉडर्न फॉर्म की जो पीरियोडिक टेबल है उसे बोलते हैं, ये बोल सकते हो लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, या बोल सकते हो कि ये हमारी जो बोले तो मॉडर्न वर्जन भी बोल सकते हो, जो हमारी लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है उसको। इसमें क्या क्या चीजें हैं थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि यहाँ पे क्या है, द मोस्ट कॉन्वेनियंट एंड वाइडली यूज, ये हमारी जो लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है या मॉडर्न वर्जन ऑफ पीरियोडिक टेबल जो आज हम लोग पढ़ते हैं, उसको वो मेरे लिए बहुत ही कॉन्वेनियंट है, सुविधाजनक है, वाइडली यूज बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने वाली है। कह रहा है जिसको मेंडलीव साहब क्या बोलते थे, हॉरिजॉन्टल रो बोलते थे। मैंने कहा था ना मेंडलीव साहब ने
जिसको आज हम पीरियड बोलते हैं उसको उन्होंने हॉरिजॉन्टल रो बोला था, जिसको आज हम ग्रुप बोलते हैं उसको उन्होंने वर्टिकल रो बोला था। तो उल्टा हम करके बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं जो मेंडलीव साहब ने हॉरिजॉन्टल रो बोला था उसको अब हम क्या बोलेंगे, सॉरी मेंडलीव ने सीरीज बोला था और हॉरिजॉन्टल रो भी बोला था, इसे आज हम क्या बोलेंगे, पीरियड बोलेंगे। और जिसको उन्होंने वर्टिकल कॉलम बोला था उसको हम क्या बोलेंगे, ग्रुप बोलेंगे। सुना आपने? तो पीरियड और ग्रुप की बात करेंगे। कह रहा है एलिमेंट हैविंग द सेम सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब ये बात कंफर्म हो जाना चाहिए कि जो हमारी लॉन्ग फॉर्म पीरियड टेबल है वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर बनाई गई है। किस पर? क्या बोलोगे? आपबाउ प्रिंसिपल की पढ़ा होगा, आपबाउ प्रिंसिपल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर बनाई गई है। इसी वजह से ये कहते हैं कि ऐसे एलिमेंट जिसका सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो एटम हमारे वर्टिकल कॉलम, सेम वर्टिकल कॉलम में यानी सेम ग्रुप में क्या होते हैं बच्चे, अरेंज किए गए हैं। सुना आपने? जिसको हम क्या नाम देते हैं, सेम वर्टिकल कॉलम में अरेंज किए गए हैं, जिन्हें हम ग्रुप बोलते हैं या क्या बोलते हैं, फैमिली बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, पहले जो था हमारी पीरियड टेबल में उसमें बहुत ज्यादा फेरबदल था। फेरबदल का मतलब ये फर्स्ट ग्रुप वाले को फर्स्ट ए बोलते थे, सेकेंड ए बोलते थे, थर्ड 13 वाले को थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए ऐसे करके बोलते थे। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री यानी IUPAC ने कहा कि ये सब ABCD दुनिया भर का बात खत्म करो, सीधा सीधा ये करो 18 ग्रुप बोल दो, बात खत्म करो। देखो वही बात कहना चाह रहा है। अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेशन ऑफ द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री यानी IUPAC की बात कर रहा है। कह रहा है द ग्रुप आर नंबर्ड फ्रॉम 1 से लेके 18 यानी 18 ग्रुप है हमारे। ठीक है, जो कि ओल्डर नोटेशन में हम फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए, उसके बाद एट्थ, उसके बाद फर्स्ट बी, सेकंड बी एंड जीरो ग्रुप ऐसे ऐसे करके इस तरीके से लिखा हुआ है। अभी दिखाते हैं हम आपको। ये सब माना जाता था पहले, लेकिन ये IUPAC ने कहा कि ये सब अब नहीं चलेगा। ये ABCD हम बचपन में पढ़ते थे, अब हम लोग सीधा सीधा 1 से लेकर के 18 ग्रुप को इस तरीके से पढ़ेंगे। बात समझ में आया? ये कहना कह दो सर, कहना क्या चाहते हो सर? कहना मैं ये चाहता हूं कि आइए मैं थोड़ा सा पहले बात ही कर लेता हूं, जो मैं कहना चाहता हूं पहले कह ही देता हूं। सुनिए, देखो पहले क्या माना जाता था कि ये हमारा कौन है, फर्स्ट ए है। देखो जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा बच्चे, ठीक है, ये हमारा कौन है, फर्स्ट ए है। देखो लिखा है यहाँ पे, ये हो सकता है आपको दिख ना रहा हो, फर्स्ट ए है। ये हमारा सेकेंड ए है। बोलो भाई, ये तुम्हारी NCERT में लिखा होगा बी, लेकिन ये ए है। ये फोर्थ ए है बच्चे, ये हमारा फिफ्थ ए है। थोड़ा कम दिख रहा होगा इसलिए मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूं, सिक्स्थ ए है। ये सेवंथ ए है। तो ध्यान रखिएगा, S ब्लॉक वाले ए और P ब्लॉक वाले ए। पहली बात तो आपको बता दूं, ये हमारा कौन सा ब्लॉक है बेटा, S ब्लॉक है। ये वाला हमारा कौन सा, पूरा इस तरीके से, ये हमारा P ब्लॉक है। ये बीच वाला जो हमारा है वो कौन सा, D ब्लॉक है। इसी को बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। समझ में आई बात? और जो S ब्लॉक वाले हैं, ठीक है, S ब्लॉक वाले को और किसको, P ब्लॉक वाले को, इन दोनों को मिला करके S ब्लॉक और P ब्लॉक वाले को एक साथ अगर बोला जाए तो इसे बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। ध्यान दीजिएगा, दोनों को साथ में बोलते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट होता है। बात समझ में आया? ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कौन कौन से हैं, S ब्लॉक वाले और कौन से बच्चे, P ब्लॉक वाले, इनको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। और बीच वाले को जो येलो येलो दिख रहा है इसे बोलते हैं हम क्या, D ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है, आप देखो भी सब याद करा दूंगा, परेशान मत होना। बात समझ में आई? तो आपको हमने कहा ना कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर बनाया गया है। जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो किसी ग्रुप का क्या होगा बच्चे, फिक्स होगा। क्या मेरी बातें समझ पा रहे हो? और ये हमारा यहाँ S ब्लॉक है, ये हमारा P ब्लॉक है इस तरफ, और इस तरीके से बीच में हमारा D ब्लॉक है। और अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा और आगे बढ़े तो ये हमारा अलग से लिखा हुआ है F बोलते हैं, इसे बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोलेंगे, थोड़ा छोटा लिखा है, मैं बड़ा लिख दे रहा हूं। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इसे बोलते हैं हम कौन सा ब्लॉक, F ब्लॉक। ठीक है, इस तरीके से हमारा यहाँ पे ये F ब्लॉक है। तो एक हो गया हमारा S ब्लॉक, एक हो गया हमारा P ब्लॉक, एक हो गया हमारा F ब्लॉक। यानी कि SPDF जैसे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ऐसे करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग पढ़ते हैं, उसी के आधार पर हमारी पीरियोडिक टेबल बनाई गई है।
अभी सारी पूरी पीरियोडिक टेबल मैं इसको याद करवा दूंगा आपको। समझ में आई बात? आइए मैं थोड़ा सा इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। पहले इसको याद कर लेते हैं हम लोग। यहां पे आइए थोड़ी सी पहले यहां पे और बातें थोड़ा सा कर लिया जाए। एक पेज थोड़ा सा मैं ऐड करूंगा। जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, कौन सी? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात किया जाए, पीरियोडिक टेबल की बात किया जाए, या फिर इसी को बोलते हो लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। क्या बोलते हो बच्चे? लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। इसमें क्या क्या चीजें हैं, थोड़ी सी बातें यहां पे हमें और अच्छे से रिवील करना होगा। यहां पे हमारे ये कौन से कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है? तो कहोगे कि इट इज बेस्ड ऑन, ठीक है, बोलोगे आप-बाऊ, है ना भाई? आप-बाऊ प्रिंसिपल की बात किया जाए, आप-बाऊ प्रिंसिपल के प्रिंसिपल की बात किया जाए, आप-बाऊ प्रिंसिपल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या बोलोगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर बनाई गई है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर ये हमारी क्या है? ये बेस्ड है, बेस्ड ऑन आप-बाऊ प्रिंसिपल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर ये बनाई गई है। इसके अंदर है क्या? इसके अंदर अगर बात किया जाए तो थोड़ा सा और भी बात कर लेते हैं। इसमें पीरियड हमारे जो होते हैं बच्चे, वो हमारे 7 पीरियड हैं। और अगर हमसे कहा जाए कि इसके अंदर ग्रुप कितने हैं, तो ग्रुप हमारे कितने हैं बच्चे? 18 ग्रुप होते हैं। ठीक है, एक मोटा मोटा पॉइंट आपको समझ में आ जाना चाहिए कि 18 ग्रुप हैं और हमारे 7 पीरियड हैं। ठीक है, अब इसको याद करने का थोड़ा सा एक अपना बढ़िया जबरदस्त तरीका है मेरे पास, मैं इसको याद करवा दूंगा अभी। समझ में आई बात? तो याद रखना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को ही बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। ये हमारी किस कॉन्सेप्ट पर बनाई गई है? तो कहोगे बेस्ड ऑन आप-बाऊ प्रिंसिपल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर बनाई गई है। इसके अंदर पीरियड का नंबर कितने होते हैं? 7 होते हैं। ग्रुप कितने होते हैं? 18 होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा और भी बातें हैं यहाँ पर करने को, आइए बात कर ही लेते हैं, फिर उसके बाद हम याद करवाते हैं। देयर आर ऑल टुगेदर 7 पीरियड। देखो लिखा भी है, साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पे अगर बात किया जाए तो यहाँ पर 7 पीरियड है। क्या है डॉक्टर साहब? 7 पीरियड है। और 7 पीरियड की बात किया जाए तो पीरियड नंबर करेस्पॉन्ड टू द हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यानी ये बात मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखते हैं और लिखने के बाद अगर उसका जो सबसे मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बनेगा, यानी n, आपको आप लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम बच्चे पढ़ा होगा। बोले तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है, सब्सिडियरी या सेकेंडरी क्वांटम नंबर होता है, या एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोलते हैं उसको, और हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है, स्पिन क्वांटम नंबर होता है। यानी n, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो मैक्सिमम n बनेगा वही उसका पीरियड होगा। यानी किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख करके आराम से ये चीज बताई जा सकती है कि वो एलिमेंट कौन से पीरियड से बिलोंग करता है, और ये भी बताया जा सकता है कि कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है। बात समझ पा रहे हो ना? तो ये कौन से ग्रुप है, यानी एग्जैक्ट पोजीशन हम बता सकते हैं किसी भी एलिमेंट का हमारी पीरियोडिक टेबल में कहां है, अकॉर्डिंग टू आप-बाऊ के, बोले तो आप-बाऊ प्रिंसिपल, या बोल सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर, क्योंकि बनाई ही इसी पर गई है। तो फिर क्या कौन सी बड़ी बहादुरी है भाई? कह रहा है जब फर्स्ट पीरियड की बात किया जाए तो केवल 2 एलिमेंट है। यस, पहले पीरियड में केवल 2 एलिमेंट है, एक हमारा हाइड्रोजन, दूसरा हमारा हीलियम, 2 ही है। अगर बात किया जाए सब्सीक्वेंट पीरियड, मतलब उसके जस्ट आगे की बात किया जाए तो दूसरे वाले में 8, तीसरे वाले में 8, चौथे वाले में, पांचवे वाले में 18, छठे में 32 एलिमेंट हैं, और 7वां भी हमारा जो पीरियड है वो अभी इनकम्प्लीट है। लेकिन ये बात मान लिया गया है कि सारे एलिमेंट की डिस्कवरी हो चुकी है। इस बेसिस पर हम ये बात कहेंगे कि इसमें भी 32 एलिमेंट हैं। ठीक है, यानी मेरे पास एक डाटा निकल के आया कि हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारा पीरियड का नंबर बच्चे क्या है, आप ध्यान दीजिएगा, अगर 1 है तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट, हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट की अगर बात किया जाए तो 2 होंगे। अगर पीरियड का नंबर हमारा कितना है, 2 है, तो हमारा 8 होगा। पीरियड का नंबर हमारा 3 है, क्या मेरी बातें समझ रहे हो भाई? तब यहां पर हमारा क्या होगा, 8 होगा। पीरियड का नंबर हमारा चौथा है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, 2, 8, 8, 18 हो जाएगा। पीरियड का नंबर अगर 5 है तब ये 18 हो जाएगा। अगर पीरियड का नंबर 6 है तो यह हमारा 32 हो जाएगा। अगर हमारा पीरियड का नंबर 7 है
तो ये भी हमारा 32 हो जाएगा। यानी ये बात याद रखना, 2 8 8 18 18 32 32 ऐसे रट डालो सब, ठीक है। हालांकि सब कुछ को निकालना है, सबका निकालने का तरीका है मेरे पास, मैं कई सारे ग्रेड के हिसाब से पढ़ाता हूं। यानी ये स्टूडेंट की कैपेसिटी पर डिपेंड करता है कि वो बच्चा कितना किस लेवल का है। वो अगर समझने वाला है तो समझने वाला भी पॉइंट हम बात करते हैं। अगर वो रट्टू तोता टाइप का है, मान लीजिए उसके रटने की मेमोराइजेशन वाली, मेमोराइज करने की पावर अगर तगड़ी है, तो वो डायरेक्ट भी ऐसे हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पूरी तरीके से कंठस्थ कर सकता है। जैसे अब हमने अगर चाहो याद करना तो क्या कहोगे, 2 8 8 18 18 32 32 इस तरीके से भी याद कर सकते हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन पार्टिकुलर पीरियड, पहले पीरियड में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18, पांचवें में 18, छठे सातवें में 32 32 अगर सातवें को कंप्लीट पूरा मान लिया जाएगा तब, ठीक है। लेकिन 32 ही लगाना, उसमें कम लगाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर कह रहा है इन दिस फॉर्म पीरियोडिक टेबल 14 एलिमेंट। बोलो भाई, कह रहा है कि अगर हम बात करें यहां पे, तो अगर हम यहां पे देखें बच्चे, तो ये हमसे कहते हैं कि 14 एलिमेंट जो होते हैं वो हमारे 6th पीरियड में, और जिसको बोलते हैं लैंथेनॉइड, और 7th पीरियड में, बोलो मेरा भाई, वो हमारा क्या दूसरे को क्या बोलते हो, एक्टिनॉइड, आर सेपरेटली आर प्लेस्ड इन द सेपरेट पैनल ऑफ पीरियोडिक टेबल। हमारी जो पीरियोडिक टेबल बनी हुई है बच्चे, उसमें हमारे 14 यानी 28 एलिमेंट हमारी पीरियोडिक टेबल के बाहर, ठीक है, सेपरेट अलग पैनल बना करके रखा गया है, जिसे एफ ब्लॉक बोलते हो। हालांकि वो एफ ब्लॉक हमारा वो ट्रांजिशन एलिमेंट से ही ड्राइव हुआ है, इसलिए इसका नाम और दूसरा भी नाम दिया जाता है, जिसे बोलते हो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोलते हो, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। क्यों, क्योंकि डी ब्लॉक वाले को बोलते हो ट्रांजिशन एलिमेंट, तो एफ ब्लॉक जो है वो डी से ही ड्राइव होकर के नीचे, अभी दिखाता हूं कैसे आया है, इस वजह से उसका नाम बोलता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक, आइए फिलहाल यहां पे देखिए, ये सामने आपको लिखा हुआ है। हमने जैसा कि बताया आपको फर्स्ट डे सेकेंड डे, हालांकि ये फर्स्ट डे सेकेंड डे ये सब हमारा क्या कहते हैं इस तरीके से अब खत्म हो चुका है, फर्स्ट डे सेकेंड डे, लेकिन ये कहते कहते बता रहे हैं एनसीईआरटी में, इसलिए ये फर्स्ट डे सेकेंड डे थर्ड डे करके क्वेश्चन पूछते हैं। ये आईयूपीएससी कहता है कि हम हटा रहे हैं, लेकिन ये कहते कहते हमारी किताबों में बताया है कि हटाया जा रहा है, तो हटाते वक्त तो बताया ना, इस वजह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि फर्स्ट डे सेकंड डे थर्ड डे फोर्थ डे फिफ्थ डे सिक्स्थ डे सेवंथ डे, और इस तरीके से 8 वाले को हम क्या बोलते हैं बेटा, जीरो ग्रुप। बात समझ में आया? तो ये इस बात के उसमें मत रहना कि कहीं पर कहीं अब ये तो देगा ही नहीं, तो आपको मैं बता दूं ये जीरो ग्रुप है, ठीक है। तो फर्स्ट डे सेकंड डे करके क्वेश्चन पूछ रहा है, ये आईयूपीएससी ने हटाया है, और लेकिन हटाते हुए हमारी किताबों में बताया है, तो इसलिए हटाते हुए बताया है, तो इसका मतलब हमने पढ़ा, तो हमारा पढ़ना, इसका मतलब ये बात एग्जामिनर को पता है कि बच्चे को पता है, इस वजह से क्वेश्चन पूछा जाता है फर्स्ट डे सेकंड डे करके भी। हो सकता है तुम्हारी एनसीईआरटी में गलत लिखा है, कुछ एनसीईआरटी में गलत लिखा है, इसलिए मैंने अभी इसको बदला है, एनसीईआरटी पूरा कॉपी में पढ़ा रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे बी भी लिखा है, ये गलत तरीका है, ये पहला दूसरा फर्स्ट डे सेकेंड डे है 13, ये 13वां ग्रुप है, ये 14 ग्रुप है, ये 15 है, ये 16 है, ये 17 है, और ये वाला जो जीरो वाला है वो हमारा क्या है 18, जिसे बोलते हैं नोबल गैस। क्या बोलते हो बच्चे? नोबल गैस बोलते हैं। बात समझ में आया? इस तरीके से ध्यान रखिएगा। और ये फर्स्ट 1 है, ये 2 है। अब देखो इसमें थर्ड बी लिखा हुआ है, ये फोर्थ बी लिखा हुआ है, ये दिख नहीं रहा होगा आपको, फिफ्थ बी भी है, ये सिक्स्थ बी है, और ये सॉरी फिफ्थ सिक्स्थ बी हो गया, और उसके बाद थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, और ये सेवंथ बी की बात करते हैं। अच्छा, 8वें से लेकर के 8 9 10 इसको बोला जाता है 8th ग्रुप, ठीक है। इसमें बी नहीं आता, ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज्यादा सटीक तरीके से आपको बात करने की जरूरत है। इसमें फर्स्ट भी इधर आएगा और सेकंड भी इधर आएगा, यानी ये तीसरा ग्रुप है, ये चौथा ग्रुप है बच्चे, ये 5वां है, ये छठा है, ये 7वां है। 8वें से लेके 10वें तक को बोलते हैं 8th ग्रुप। सुना आपने? तो ये बहुत अच्छे तरीके से आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए, वरना आपको बहुत दिक्कत हो सकती है इन फ्यूचर जब क्वेश्चन पूछा जाएगा ओल्डर नोटेशन के इस हिसाब से। तो ध्यान रखिएगा, आपके सामने सब दिख रहा है, 11 वाले को फर्स्ट बी, 12 वाले को सेकंड बी, और तीसरे वाले को थर्ड बी बोल रहे हैं, ठीक है। थर्ड बी, फोर्थ बी, बी बी यानी डी ब्लॉक में बी चलेगा, और पी ब्लॉक में ए चलेगा, एस ब्लॉक में ए चलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बात आपको याद हो जाना चाहिए। एक अब इसको याद करने का बड़ा बढ़िया हमारे पास तरीका है,
अगर आप चाहते हो तो इसको निमोनिक बना के याद कर सकते हो। अच्छा, मैं तो चाहता हूं कि एस ब्लॉक का और पी ब्लॉक का निमोनिक की कोई जरूरत नहीं पड़ती, हाँ डी ब्लॉक में जरूरत पड़ती है। समझ पा रहे हो? तो एस ब्लॉक वाले में सीधा सीधा डायरेक्ट याद किया करो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ये अपने आप में ही इतना अच्छा निमोनिक है, तो अलग से निमोनिक बताने की जरूरत नहीं है। हालांकि मैं एस ब्लॉक का, डी ब्लॉक का बता दे रहा हूं। पी ब्लॉक का तो डायरेक्ट याद हो जाता है, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन एंड ऑर्गेनेसॉन। इस तरीके से ये याद हो जाता है। ये हमें लगता है कि डी ब्लॉक में बड़ी दिक्कत रहती है आपको, तो इसके लिए हम थोड़ा सा याद करवा देते हैं आपको। थोड़ी बहुत चीजें मेरी थोड़ी मेहनत में कर देता हूं आपके साथ, हो सकता है कि तुम्हारे लिए बेहतर हो जाए। जिन बच्चों को नहीं याद है वो थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगर हम फर्स्ट ए ग्रुप की बात किया जाए तो लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है और फ्रेंसियम है। अच्छा, एक बात दिमाग पर बैठा लो, अगर पीरियोडिक टेबल तुम्हें किसी भी तरीके से याद है, यानी जो मैं बता रहा हूं इसके अलावा कोई तरीका आपको आता है, तो प्लीज आप उसी को फॉलो करना, मुझे फॉलो मत करना। मैं ऐसा टीचर नहीं हूं कि मुझे फॉलो करो, बस मैं चाहता हूं कि मेरा इन्वॉल्वमेंट आपके सिलेक्शन में बच्चे हो जाए। क्यों? जिससे कि क्या होगा, वरना आपको पहले वाला कोई याद है तरीका और मेरा भी तरीका आपने उसमें घुसेड़ दिया बीच में, पता लगा ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना घर के ना घाट के, तो पता चला दोनों एग्जामिनेशन हॉल में याद आ रहा है, तो इस तरीके से आपका बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा बता दूं, ये बहुत ही ज्यादातर बच्चा इसी को याद करता है, लीना की क्या बोलोगे, रब से फरियाद। ये सबको इसी, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं होती। क्यों? मैं नया कोई चीज इस तरीके से लेकर आऊं, ये आपके लिए घातक हो सकता है। तो लीना की का रब से फरियाद या लीना की रब से फरियाद, कुछ भी बोल सकते हो। और सेकेंड डे की बात किया जाए तो ये है हमारा क्या चीज, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। तो इसका याद करना, सबको यही याद होता है, बेटा मांगी, बेटा क्या लिखोगे, मांगी, ठीक है, कार, बेटा मांगी कार, स्कूटर, बेटा मांगे कार, स्कूटर, सबको ये सब याद रहता है। इसी वजह से मैं जानबूझ के इसी को याद करना चाहता हूं, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। ये हर बच्चा इसको याद रहता है, तो मुझे लगता है कि ऐसे ही याद कर लो तो ज्यादा बेहतर है। कुछ नया अलग से करने का कोई मतलब नहीं होता, फालतू की नई चीजें लाने का कोई मतलब नहीं है। लीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, ये सबको याद होता है। ये एस ब्लॉक हमारा खत्म हो गया। पी ब्लॉक में नहीं याद कराऊंगा, क्यों? क्योंकि पी ब्लॉक को अलग से याद कराना हमें लगता है खतरे से खाली नहीं। क्यों? अभी मैं ग्रुप वगैरह पढ़ेंगे, 13 ग्रुप, 14 ग्रुप, 15 ग्रुप एंड सो ऑन, तो वो डायरेक्ट वैसे याद हो जाता है। बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। इतना अच्छा निमोनिक ये खुद ही है, तो अलग से याद करने की क्या जरूरत है। और ज्यादातर ये सब हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। दिक्कत हमें कहां पर होती है बच्चे? डी ब्लॉक में होती है। तो डी ब्लॉक में इस तरीके से अगर होती है तो डी ब्लॉक को हम याद कर लेते हैं। डी ब्लॉक को याद करवाने की हम कोशिश करते हैं। इसमें देखो लिखा है स्काई, ला एक, स्काई जी हाफती रहती, ठीक है, वीणा नंबर तले दबी, करो मुझसे वादा सजनी, मेरा तुझसे रिश्ता बंध जाए, फेरू ओसवाल हंसके, कोलंबो रहने, ठीक है, कोलंबो इस तरीके से होता है, रहने आई, ठीक है, मिस्टर यहां से स्टार्ट कर लेना, निकल पैदल पहुंचे देहरादून। अब ये भी बड़ा अच्छा याद हो जाता है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, कैडमियम, मरकरी, है ना भाई।
इस तरीके से ये रोएंजियम आता है, यहाँ कॉपरनीशियम आता है। तो ये तो डायरेक्ट हमारा ऐसे ही याद हो जाता है, याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। बात समझ में आया? तो इस तरीके से आपको यहाँ पे जैसे मैं तरीका बता रहा हूं बच्चे, वैसे ही तरीका आपको अख्तियार करना है, वरना गलत होने के चांसेस भी हो जाते हैं। आप यहाँ पर इसको हिंदी में लिख देता हूं मैं, ठीक है, कोशिश करता हूं मैं। क्या लिखोगे बेटा? स्काई, ये है स्काई ला एक, स्काई ला एक, इसको इधर ही लिख रहा हूं मैं। ताई, ताई बोलो भाई, ताई जी हाफती रहती, ताई जी बुढ़ापा आ गया है, ताई जी हाफती रहती, ठीक है। ये वीना, वीना, बीना है, कोई नंबर उसका लीक हो गया है, ऐसे याद करने के लिए भैया तले दबी, बीना नंबर तले दबी, ठीक है। करो, क्या लिखोगे? करो मुझसे, करो मुझसे वादा, वादा सजनी, मैंने ऐसे याद किया था अपने टाइम पर। मेरा, मेरा तुझसे, मेरा तुझसे रिश्ता, रिश्ता बंध जाए, बंध जाए, एक ही में है भाई, याद रखना, ठीक है। इसको याद करोगे बच्चे, क्या चीज? फेरू, फेरू, ओसवाल हंसके, ओसवाल हंसके, हंसके, कोलंबो, कोलंबो, कोलंबो रहने, बोल रहा हूं, अगर मान लीजिए लिखने में दिक्कत है तो आवाज सुन के लिख लेना बच्चे। आई, कोलंबो रहने आई। यहां थोड़ा खतरनाक है, क्योंकि मिस्टर यहां से बोल रहा हूं, क्योंकि सांस टूटने के बाद हम ऊपर से स्टार्ट कर रहे हैं, यहां से मिस्टर, और क्या बच्चा? निकिल, ये निकिल है तो निकली बोलो, हमको हम ही से चुरा लो, निकिल पैदल, पैदल, और क्या लिखोगे? पहुंचे, पहुंचे, देहरादून या दिल्ली कुछ भी लिख सकते हो, देहरादून, ठीक है। अब इसको नहीं याद करवाता मैं, कॉपर सिल्वर गोल्ड जिंक कैडमियम मरकरी, ये बहुत अच्छा निमोनिक डायरेक्ट अपने आप में है, तो मैं अलग से इसमें फेरबदल कराने की कोशिश नहीं करूंगा, ठीक है। ये आपके लिए खतरा बन जाता है, तो याद रखना, कॉपर है बेटा, और ये हमारा सिल्वर है, ये गोल्ड है, ये रोएंजियम होता है, जिंक कैडमियम मरकरी होता है, ये CN होता है, कॉपर नीशियम, तो ये मैं डायरेक्ट याद करा दूंगा। इसको याद करने की अलग से कोई निमोनिक मेरे पास नहीं है, और मैं देना भी नहीं चाहता। सुना आपने? तो मेरे साथ थोड़ा सा कोशिश करो याद करने की बच्चा, एक बात में एक साथ बोलते हैं हम लोग। पहले इसको लिख लो जल्दी से, फिर हम लोग बात करते हैं, जल्दी लिखो इसको। तो स्काईला एक, ताई जी हाफती रहती, बीना नंबर तले दबी, और इस तरीके से यहां पर ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये हमारा रहती वाले में हल्का सा फेरबदल होगा, हाफती रहती, ये RH नहीं होता, ये होता है हल्का सा, इसको करेक्ट कर लो भाई, क्योंकि कई सारे एक तरीके, इसीलिए निमोनिक खतरनाक है भाई साहब। बात समझ में आया? इसीलिए निमोनिक बड़ा खतरनाक है, क्योंकि यहां दिक्कत बहुत हो जाती है, रदरफोर्डियम होता है। बात समझ में आया? यानी ताई जी हाफती रहती, बीना नंबर तले दबी, करो मुझसे वादा सजनी, मेरा तुझसे रिश्ता बन जाए। देख लूं थोड़ा सा, टेरू ओसवाल हंस के, कोलंबो रहने आई, ठीक है। ये रहने में भी थोड़ा सा देखो, R वाला खतरनाक है, यहाँ पे रहने में RH है, नाम से ही पता चल रहा है रहने, RH, और ये RH है, ये RF है, मुझे बड़ा कंफ्यूजन हुआ करता था, ध्यान रखिएगा। रहने आई, और उसके बाद क्या है? मिस्टर निकिल पैदल पहुंचे देहरादून, कॉपर सिल्वर गोल्ड जिंक कैडमियम मरकरी। अब ये पूरी तरीके से आपका ये सही है ना? यहां पर दिक्कत होती है भाई, फिर से सुन लो आप अच्छे से। हमने कहा याद करने का, ये पीरियडिक टेबल याद करने का तरीका बड़ा ही सटीक है। स्काई, स्काई ला एक, ताई जी हाफती रहती, रहती में यहां पर RF है, रदरफोर्डियम होता है, बीना नंबर तले दबी, करो मुझसे वादा सजनी, मेरा तुझसे रिश्ता बंध जाए, फेरू ओसवाल हंसके, कोलंबो रहने आई। यहां से शुरू करना, मिस्टर निकिल पैदल पहुंचे देहरादून, उसके बाद क्या है?
कॉपर सिल्वर गोल्ड जिंक कैडमियम मरकरी। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा डी ब्लॉक पूरी तरीके से याद कर लेना। ठीक है, क्योंकि डी ब्लॉक में दिक्कत बहुत ज्यादा रहती है बच्चों को, तो यहाँ पे डी ब्लॉक को अच्छा कॉपर सिल्वर गोल्ड जिंक कैडमियम मरकरी में कोई अलग से इस तरीके से बताने की कोई जरूरत हमें लगता है कि नहीं है। ठीक है, तो फालतू की चीजों में आप अपना टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको रोक करके अपना इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, वरना वीडियो बड़ी लंबी हो जाती है। आइए हम लोग यहाँ पे देखो, ये हमारा एस ब्लॉक याद करा दिया हमने, डी ब्लॉक याद करा दिया, पी ब्लॉक याद कराने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पी ब्लॉक में डायरेक्ट इस तरीके से याद करना बेहतर होता है। बात समझ में आया। उसके बाद अगर हम बात करें तो एक हमारा कौन है, डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में देखो, डी ब्लॉक में देखो यहाँ पे हमारा जो लिखा हुआ है यहाँ पे बड़ा ही सटीक है, ये हमारा है लेंथेनॉइड। क्या लिखा हुआ है, लेंथेनॉइड लिखा हुआ है। लेंथेनॉइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है 4f, बोलो भाई 1 to 14 होता है, 5d 0 से लेके 1 होता है, 6s 1 to 2 होता है। यानी इस तरीके से हमारा ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। एक हमारा नीचे वाला जो है वो कौन है बेटा, एक्टिनॉइड है। एक्टिनॉइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा 5f 1 to 14 है, 6d 0 से लेके 1 है, 7s 1 to 2 होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है ये एक्टिनॉइड और लेंथेनॉइड का, ध्यान रखिएगा, ये याद करने वाली चीज है। अच्छा एक बात थोड़ा सा समझने योग्य बातें हैं, उसके बाद इसको याद कराते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारा, अगर अच्छे से देखो आप नजर उठा के अच्छे से, तो देखो ये हमारा लेंथनम 57 है बच्चे, ये हमारा एक्टिनियम 89 है। ये लेंथेनॉइड से अच्छा 57 के बाद हमारा 72 यानी 57 के बाद 72 आ जा रहा है। इसका मतलब 57 से लेके यानी 58 से लेकर के 71 तक हमने नीचे जाकर के रख दिया है। इसी वजह से हम इसको क्या बोलते थे, एफ ब्लॉक को क्या बोलते, इसे बोलते हो ट्रांजिशन एलिमेंट, और वो यहीं से तो निकाल करके बाहर किया गया है, इसी वजह से उसको बोलते हो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। समझ में आया। और वो हमारे कौन से बोले तो पीरियड का मेंबर होगा, ये पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा पीरियड है, ये पांचवा है, ये छठा है, ये सातवां। तो लेंथेनॉइड वाले हमारे कौन से पीरियड के मेंबर है, छठे पीरियड के मेंबर हैं। एक्टिनॉइड वाले अगर हम बात करें तो कौन से पीरियड के मेंबर हैं, वो सातवें पीरियड का मेंबर हैं। क्यों, क्योंकि 89 के बाद 104 आया, इसका मतलब 90 से लेके 103 तक, 90 से लेके 103 तक वो हमारा एफ ब्लॉक में है। तो कहने का मतलब मेरा ये है, अगर ग्रुप कहा जाएगा तो कौन से ग्रुप का मेंबर हुआ, थर्ड ग्रुप का मेंबर हुआ, या थर्ड बी बोल सकते हो, या थर्ड ग्रुप का मेंबर हुआ। इसका मतलब लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड दोनों के दोनों हमारे थर्ड ग्रुप के मेंबर हैं, तीसरे ग्रुप के मेंबर हैं। और पीरियड में बात करोगे तो लेंथेनॉइड 6th पीरियड का है और एक्टिनॉइड 7th पीरियड का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो बच्चे को इस तरीके से घर नहीं कर पाती, यानी समझ में नहीं आता। तो लेंथेनॉइड के बारे में बात किया जाए तो ये थर्ड ग्रुप का मेंबर है बच्चे, बात समझ में आया। और अगर पीरियड की बात किया जाए तो इसका जो पीरियड का नंबर होता है वो छठा पीरियड है। ये इससे भी डिसाइड होता है कि जो लास्ट हमारा एन होता है वो उसका पीरियड होता है। ये अगर मैं यहां पे बात करूं तो ये भी हमारे थर्ड ग्रुप का मेंबर है। कौन से ग्रुप का मेंबर है, थर्ड ग्रुप का मेंबर है। और अगर हमसे पीरियड का बात किया जाए कि कौन से पीरियड का मेंबर है, कौन, एक्टिनॉइड, तो क्या कहोगे 7th पीरियड का मेंबर है कौन, एक्टिनॉइड। ठीक, यहां पे लेंथेनॉइड, हालांकि लेंथेनॉइड में लेंथेनम इज द नॉट मेंबर ऑफ लेंथेनॉइड, मतलब लेंथेनम लेंथेनॉइड का मेंबर नहीं है। लेकिन कभी भी कोई डिस्कशन करेंगे यानी एफ ब्लॉक पढ़ाया जाएगा तो लेंथेनम हमारे बोले तो डिस्कशन का विषय होगा, ध्यान रखिएगा। इसी वजह से हम इसका नाम लेंथेनॉइड बोलते हैं। और यहाँ लेंथेनम से शुरुआत हो रहा है। एक्टिनॉइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक्टिनियम के बाद के मेंबर हमारे यहाँ पर इस तरीके से हैं और डिस्कशन में भी एक्टिनियम को लिया जाता है। एक्टिनियम 89 होता है, ध्यान रखना, ठीक है। और ये थोरियम जो है वो हमारा कितना है, 90। अगर आपको ना दिख रहा हो तो थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर सकता हूं और इसमें लिख सकता हूं ये 90 है। सीरियम जो है बच्चे वो हमारा क्या है अगर हम बात करें यहाँ पे, सीरियम हमारा कितना है, 58। ये हमारा 58 है सीरियम हमारा 58 होता है। 58 से लेकर के 71 तक यानी ल्यूटिटियम 71, ये हमारे 14 मेंबर, कितने मेंबर हैं इसके अंदर, 14 मेंबर यहाँ पे हो गए। और यहां पर भी हमारे कितने मेंबर हो गए, 14, यानी 14 कितने, 28 एलिमेंट। 28 एलिमेंट हमारे जो हैं
वो पीरियाडिक टेबल के बाहर इस तरीके से स्थित हैं। बात समझ में आया? जिसे बोलते हो एफ ब्लॉक एलिमेंट या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इतनी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। और ये कहां से कहां तक होगा लेंथेनॉइड? 58 से 71। और एक्टिनॉइड कहां से कहां होता है? 90 से लेकर के 103 तक। 104 नहीं बच्चे, 103 तक। तभी हमारा 103 पर ही 14 बनेगा। अब इसको याद करने का तरीका मेरे पास बड़ा बढ़िया है। अच्छा, हमने क्या किया, मैंने कहा कि जो कम पढ़े लिखे होते हैं वैसे ही वो सिंगिंग उंगिंग वही लोग करते हैं, तो वो सारे गामा प धनी सा करके याद करते हैं। सारे गामा प धनी सा धनी सा करके बहुत सारे गाने वाने याद करते हैं। दुनिया भर की चीजें होती है, वो हमसे कम पढ़े लिखे होते हैं। तो हम पढ़े लिख करके क्यों नहीं याद कर सकते? हमने क्या किया, उसको वैसे का वैसे ही याद करवा डाला और ये याद हो जाएगा। आप परेशान मत होइएगा। अलग से निमोनिक में बहुत मजबूरी में बताता हूं, जैसे मैंने यहां पर अभी डी ब्लॉक में बताया, क्योंकि यहां पे वैसे डायरेक्ट सेट होना बड़ा मुश्किल काम होता है। पी ब्लॉक में मैंने बताया ही नहीं, क्यों? क्योंकि निमोनिक याद आता है और मेन जो चीज होती है वो भूल जाती है। इस वजह से यहां पे मैंने ऐसे याद कर लिया। आप याद कर सकते हो, ला सी पर नद पम सम यू गुड तब दी हो इर तम यब लू। ठीक है, ला सी पर नद पम सम यू गुड तब दी हो इर तम यब लू। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। ये मैं कैसे बोल रहा हूं, ये एक दिन में ऐसा नहीं हुआ होगा बच्चे, इसके पीछे बहुत मेहनत हुई होगी। तो ये 57 है। 57 हमारा लेंथेनॉइड का मेंबर नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। यानी 58 से लेकर के हमारा क्या बताया था मैंने, 71 तक। अब मैं लिखूंगा नहीं, इसको हिंदी में लिख दे रहा हूं। ला हो गया, ला सी, ये हमारा कौन है? पर, दिख रहा है भाई? ये हमारा नद है, ये हमारा पम है। ये कुछ है ही लिखने के लिए, है ही नहीं है, डायरेक्ट मैं वही बोल रहा हूं। इसमें कौन सा निमोनिक बच्चे? सम। ठीक है, तो ला सी पर नद पम सम। उसके बाद क्या बोलोगे? यू। और क्या है ये? गुड। ये हमारा कौन है? तब। ये क्या बोलोगे यहां पे? तब। यू गुड तब, तब। और क्या लिखोगे? दी हो इर तम यब लू। ठीक है, ऐसे ला सी पर नतपम सम यू गुड तब दी हो इर तम यब लू। ठीक है, ये याद हो जाएगा, घबराना नहीं है। धीरे धीरे करके याद होगा। आधा आज याद करना, आधा कल याद करना, धीरे धीरे करके ऐसे याद करोगे तो वैसे हु बहु ऐसा याद हो जाएगा। तो अलग से कुछ निमोनिक मैंने यहां पे नहीं बताया, लेकिन ध्यान रखिएगा, लेंथेनम इज द नॉट मेंबर ऑफ लेंथेनॉइड। लेंथेनॉइड कौन है? सीरियम से लेकर के ल्यूटिटियम तक 14 मेंबर है, जो बता चुका मैं। अब एक्टिनॉइड की बात करते हैं, तो नाम में ही है एक्टिनॉइड। बोलो तो एक्टिनॉइड, एक्टिनियम, क्या चीज? एक्टिनॉइड, एक्टिनाइन। एक्टिनॉइड, एक्टिनाइन। देखो कैसे मैं याद कर रहा हूं, हमको हमी से चुरा लो। एक्टिनियम, एक्टिनाइन, एक्टिनियम, एक्टिनाइन। समझ में? थोरियम 90 से शुरू हो जाएगा। काश मेरी बातें समझ पा रहे हो बच्चे। एक थी पागल अम्र नापते पूरा। हाँ, यहां पे मैं नहीं याद करा पाया तो डायरेक्ट मैं निमोनिक बना दिया हूं। ठीक है, एक थी पागल अम्र नापते पूरा अंबर। ठीक है, कमी, कमी। ठीक है, इस तरीके से हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। कमी। उसके बाद वक्त की, काफिले इस, काफिले इस, यहां लिखोगे फिजा में। ठीक है, मदारी। ठीक है, ये लिखोगे, हम लिखेंगे मदारी, एमडी होता है मदारी। नहीं ला रहा अब तमाशे। ठीक है, तो इसको याद करने का मेरा एक बड़ा बढ़िया इस तरीके से तरीका है, अगर आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो, यू विश। ठीक है, मैं ये बोलूंगा, एक थी पागल। ठीक है, ये बच्चियां लोग था कर लो, हो सकता है जलन हो रही हो। एक थी पागल। ठीक है, हम तो एक थी ही बोलेंगे। ठीक है, अम्र नापते, ये यू फॉर अम्र है। अम्र क्या लिखोगे? नापते। क्या लिखोगे? पूरा, पूरा अंबर। अम्र नापते पूरा अंबर। कमी, वक्त की, वक्त की या वक्त की ऐसे याद कर लेना। काफिले, काफिले, काफिले है ये पूरा, काफिले। ई फार क्या है? इस फिजा में, इस
काफिले के लिए हम लिख रहा हूं, काफिले हो गया। अब हम यहां पर लिख रहे हैं किसके लिए बच्चे, काफिले इस, यहां लिखोगे काफिले और क्या है यहां पे इस फिजा में, काफिले इस फिजा में, इसमें लिखेंगे मदारी, मदारी नहीं ला रहा अब तमाशे। ये सब एक ही में है, नहीं तो पता लगे तमाशा बनाने लगो। और सारे एलिमेंट ले आओ भैया, इसीलिए निमोनिक खतरनाक तो होता है, मैं तो इस पर बता रहा हूं भाई। ना नहीं ला रहा अब तमाशे, तमाशे, ठीक है, ऐसे मैंने लिख दिया है, मुझे याद है, ठीक है, नहीं ला रहा अब तमाशे, ठीक, इस तरीके से। तो मैंने क्या बताया, एक थी पागल अम्र नापते पूरा अंबर, देखो एक थी पागल अम्र नापते पूरा अंबर, कमी वक्त की काफिले इस फिजा में, मदारी नहीं ला रहा अब तमाशे। ये एक एक लफ्ज एक एक के लिए है भाई, अच्छा ये वरना पता लगे क्या कहते हैं, खुद सब गड़बड़ कर दो। बात समझ में आया? तो एक थी पागल है ना भाई, ये पागल इसके लिए है, अम्र नापते पूरा अंबर, कमी वक्त की काफिले इस फिजा में, मदारी नहीं ला रहा अब तमाशे। सब गुलिया दिया मैंने, समझ में आया, जिससे कि कुछ गड़बड़ी ना हो, ठीक। तो ये हमारा पूरी पीरियडिक टेबल हमने याद करवा दिया, ठीक है। अगर आप अच्छे से याद करोगे याद हो जाएगी, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, समझ में आया। लेकिन फिर मैं वही बात बोल रहा हूं, अगर तुम्हें कोई दूसरा तरीका बच्चे याद है तो प्लीज मुझे फॉलो मत करना, क्यों, वरना पता चलेगा वो भी याद आएगा, मेरा वाला भी याद आएगा, और दोनों में फिर जाकर के उस तरीके से क्या होगा, ओवरलैप होगा, ना तुम इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पीरियडिक टेबल पर पूरा गहन अध्ययन कर लिया। फिलहाल अभी बहुत कुछ है, चीजें हैं जो डिस्कशन के लिए अभी बाकी हैं। देखता हूं मैं हम लोग कहां पहुंचे थे। पूरी पीरियडिक टेबल हमने याद करा दी बच्चे, ठीक है। अच्छा, हर पीरियड में कितने एलिमेंट, 2, 8, 8, 18, 18, और इसके बाद इस तरीके से यहां पे हम 32 के बारे में बात किया, ठीक। अब यहां पर हमारी पीरियडिक टेबल जितनी थी इतनी सब हमने क्लियर करवा लिया। अब हम बात करेंगे यहां पर नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर कितना, ग्रेटर देन 100, ठीक है। तो ये 100 से ज्यादा वाले एलिमेंट के बारे में हम यहां पे बात करेंगे, ये हम नेक्स्ट टर्न पर करेंगे, ठीक है, क्योंकि पीरियडिक टेबल को इस तरीके से पूरा याद कर लेना, बात समझ में आया। और ये नेक्स्ट टर्न पर हम यहाँ पर जो 100 से ज्यादा हमारे एटॉमिक नंबर वाले होते हैं उनके बारे में हम फिर से बात करेंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही बेटा, और बस थैंक यू, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे मिलते हैं। लेट्स क्रैक इट।